आप सभी को प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर अपनी बात रखना चाह रहा हूँ वो है संबंध, संबोधन और भारतीय संस्कृति। मित्रों, भारतीय संस्कृति को अगर एक शब्द में बयान करना हो, एक वाक्य में बताना हो, तो मैं अक्सर अरविंदो के उस वाक्य को याद करता हूँ जहाँ वे कहते हैं कि चेतना की साहसिक यात्रा ही जीवन है। तो ये चेतना, उस चेतना को जागृत करने के साथ साथ जो साझी विरासत है उसमें सबको साथ लेकर चलने की भी बात करती है। और भारत जैसा देश जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसके अंदर पूरा एक विश्व समाया हुआ है, तो हमें अक्सर जब भी भारत की बात करें तो हमें ये मान के चलना होगा कि हम बिना समन्वय के, सह अस्तित्व के इस पूरी संकल्पना को साकार ही नहीं कर सकते। संबंध और संबोधन मूल रूप से समाज भाषा विज्ञान का विषय है और इसमें समाज का मनोविज्ञान इसका एक महत्वपूर्ण अंश है जिसको पढ़ने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ हिंदी में खासकर इसको लेके बहुत सीमित रूप से कार्य हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कार्य हैं और वो अपनी दखल लगातार जब भी इस तरह के विषयों की चर्चा होती है तो वो देते रहते हैं। BHU के इंग्लिश विभाग में डॉक्टर R मेहरोत्रा रहे, जो वहाँ पे हिंदी विभागाध्यक्ष रहे, और उन्होंने सोशियो लिंग्विस्टिक को लेके जो भी काम किया वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। गोपनीय समूह भाषाओं को लेकर उनका काम रहा। बंगाल के अंडरवर्ल्ड को लेके मलिक जी का नाम आता है, जो कि उनकी किताब जो है बंगाल के अंडरवर्ल्ड को लेके है, और वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इस सारे अध्ययन अध्यापन की कड़ी में है। तो मैं जैसे अपनी मूल बात कह रहा था कि संबंधों और उनके संबोधन के बीच की जो भाषिक इकाई है, जो भाषिक संरचना है, उस समाज, उस परिवेश का जो प्रभाव है, हमें उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो कुछ उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा। उसमें से एक उदाहरण मैं मेहरोत्रा साहब की किताब से ही लेता हूँ, और वो है बनारस के साड़ी व्यापारियों का केंद्र। जो भी बनारस से जुड़े हैं या बनारस के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि प्राचीन काल से ही बनारस की साड़ियों का बाज़ार जो है वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाता रहा है, और यहाँ पे जो कारीगर रहे वो मुसलमान हैं और जो व्यापारी हैं वो हिंदू हैं। लेकिन सह अस्तित्व का यह एक अनुपम उदाहरण है। अपने खान पान, रहन सहन, बोली भाषा में इतना अलगाव होने के बावजूद वे एक साथ सालों से, शताब्दियों से व्यापार करते आ रहे हैं, और उनके बीच की जो भाषा है उस भाषा की अपनी विशेषता है। वहाँ पे हंसी, मजाक, चुप्पी और मुहावरे वो ऐसे हैं कि आप जब तक उस परिवेश का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस संस्कृति का हिस्सा नहीं बनेंगे, खाली भाषा को समझ के आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। जब व्यापार के लिए वहाँ पे कारीगर अपना सामान लेके आते हैं तो उनको भी नहीं मालूम रहता कि कितने में सौदा हो जाएगा, लेकिन उनका एक अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर बोलियाँ लगती हैं, आपस में बातचीत होती हैं, चर्चा होती हैं, बहस होती है, बहस गर्म होने लगती है, और अंत में एक ऐसा समय आता है कि ना कहने वाले स्थिति में ही व्यापारी समझ लेता है कि अब कारीगर हाँ कर रहा है, और उसकी ना का हर अर्थ कब हाँ में है वो समझते हुए वो सौदा पक्का कर लेता है। कारीगर जो है वो कहता रहता है कि दुकान तू जौन है गटे काटे बिना खोलल बाटे, लेकिन वो समझ रहा है कि अब वो इतने सौदे के साथ खुश है। वहाँ पे जो हिंदू व्यापारी है वो अपनी बातचीत में उर्दू के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके कारीगर को लुभाने की कोशिश करता है, तो कारीगर जो है अपनी भाषा में जो है हिंदी के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके संवाद करने की कोशिश करता है। और जब स्थितियाँ ये बनने लगती हैं कि दोनों लोग जो हैं मोल भाव करते हुए थोड़ी गर्माहट के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो हिंदी और उर्दू की तमाम अड़चनों को पार करते हुए ठेठ बनारसी में जो है अपना संवाद करने लगते हैं। तो ये एक अनुपम उदाहरण है सह अस्तित्व का और भाषा के माध्यम से संबोधन का भारतीय परिप्रेक्ष्य में।
एक ऐसा ही उदाहरण बनारस के पंडों का है, जहाँ पे वो एक ख़ास गोपनीय भाषा के माध्यम से अपने व्यापार और अपने क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं, जो कि साधारण जो माझी है, माझी अर्थात वो व्यक्ति जो उस पंडा या उस पूजा कराने वाले व्यक्ति के पास पहुँचा हुआ है, और पंडा चाहता है कि वो अनेकों माध्यमों से जो है उस व्यक्ति से, उस तीर्थयात्री से अधिक लाभ कमा सके। इसका भी एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें कुछ जगह मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई तीर्थयात्री किसी पंडा के यहाँ जाता है, तो पंडा उसे बड़े आदर भाव से बैठाता है, और अगर वो अपने घर के किसी बच्चे को डांट कर ये कहे कि जाओ बर्तन अच्छे से मांज के महाराज के लिए चाय या मीठे या जलपान की व्यवस्था करो, तो यहाँ पे जो तीर्थयात्री है उसको खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे वो कहता है कि बर्तन मांज के अच्छे से लाओ, तो यहाँ बर्तन मांजने का अर्थ है कि ये जो व्यक्ति आया हुआ है इससे तुम जितना कमा सको कमा लो। अगर अंदर बैठी हुई स्त्री या गृहिणी को फिर भी शंका है कि ये जो तीर्थयात्री आया है इससे कितना कमा लिया जाए, तो फिर वो संकेत रूप में उस पंडे से कहती है कि सांझी कहीं गंगा माई के पियरी चढ़े कि सफ़ेदा। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गंगा माँ को चढ़ाने के संदर्भ में कोई बात पूछ रही है, लेकिन दरअसल वो पंडा से ये जानना चाह रही है कि ये जो तीर्थयात्री आए हैं इनसे कितना कमा लेना है। पियरी का अर्थ हुआ सोना और सफ़ेदा का अर्थ हुआ चांदी, कि इनसे चांदी भर का कमाना है या सोने भर का। तो फिर वहाँ पे फिर पंडा संकेत देता है कि अरे गंगा माई को कभी सफ़ेदा चढ़ेला, पियरी चढ़े पियरी। तो उसने साफ संकेत दे दिया कि ये जो जजमान आए हैं आप इनसे सोने भर की कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह की भाषाएं, उनका क्षेत्र, उनका व्यवसाय और उनका स्थान, इनका बड़ा व्यापक महत्व है। सिर्फ भाषा समझकर आप ऐसी गोपनीय भाषाओं के अस्तित्व को डिकोड नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सी कुछ हमारे यहाँ भाषा के संदर्भ में और संबोधन के संबंध में साधारण जो चर्चाएं हैं उन पे भी थोड़ी सी मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो परिवारों के जो संस्कार रहे हैं या परिवारों की जो संरचना रही है वो संयुक्त परिवारों की रही है। एक एक संयुक्त परिवार में 200-200, 250-250 लोग एक साथ रहते हैं। कोई काका है, चाचा है, आने वाला फूफा है, ताऊ है, मामा है, कोई चचेरा भाई है, कोई ममेरा भाई है। तो इस तरह की स्थितियाँ यूरोपीय संस्कृति के में नहीं दिखाई पड़ती, तो इसलिए उनके पास संबोधन के उतने शब्द नहीं हैं जितने आपके यहाँ। इसके अलावा बहुत सी बातें हमारे यहाँ जो सूत्र रूप में कह दी जाती हैं कि ऐसा न करने से पाप पड़ेगा या ऐसा ही करना चाहिए, दरअसल उन सब के पीछे इन सारी सामाजिक संरचनाओं का अपना एक अस्तित्व है। जैसे बड़े ही छोटों को नाम से बुलाएंगे, तो इससे बुलाने के बाद सुनने वाले के लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसको पुकारा गया है वो इस परिवार में छोटा है, और छोटा है तो निश्चित तौर से या तो वो भाई होगा या बेटा होगा या रिश्तेदारी में किसी इस तरह का संबंध रखता होगा कि जो बैठा है, जो बुला रहा है, वो उससे छोटा होगा। ठीक उसी तरह संबोधन के बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हमारे यहाँ हमेशा से अपनाए जाते रहे हैं। जैसे कि सीधे संबोधन से बचना, है ना, कि कमलेश की माँ कहाँ है ना, पत्नी को सीधे नाम से नहीं संबोधित कर रहे हैं, वो कमलेश की माँ कहकर उसे संबोधित कह रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं वो कमलेश का उस औरत के साथ तो रिश्ता दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना रिश्ता भी क्लियर कर दे रहे हैं, उसे स्पष्ट कर दे रहे हैं। इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक रूप में भी बहुत सारे संबोधन होते हैं, सुनिए जी, अरे जी, ये चीज़ें भी जो हैं कहीं न कहीं अगर 10 लोगों में भी अगर कोई महिला कहती है कि सुनिए जी, तो निश्चित तौर पे सुनने वाले सभी लोग समझ जाते हैं कि जो बुलाने वाली महिला है, जिसको बुला रही है, वे उनके पति हैं। तो बिना नाम लिए और बिना किसी सीधे संबोधन के उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इसी तरह बहुत सारे मेटाफर या रूपक के माध्यम से भी हमारे यहाँ संबोधन होते रहे हैं। छोटी बच्चियों को गुड़िया, बाबू, या बच्चों को राजा बेटा, दुलारा बेटा, इस तरह के संबंध हम लोग देते रहते हैं, जिससे हम उनके प्रति अपनी आत्मीयता को ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट करते हैं। संयुक्त परिवारों में हमारे यहाँ एक परंपरा ये भी रही है कि जो नाम उनका
परिवार में लिया जाता है वो अलग रहता है, और उनके स्कूल में या जो जिस नाम से वो बाहर जाने जाते हैं वो अलग रहते हैं। और अक्सर जो नाम परिवार में लिया जाता है वो डबल सिलेबल के रहते हैं ताकि उनके उच्चारण में आसानी हो, जैसे बबलू, डबलू, अप्पू, गप्पू, इस तरह के नाम जो बहुत सहज रूप से उच्चारण में रहें। और अगर आप इस तरह के नाम देखेंगे तो आप इनकी एक सूची बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, सामान्य तौर पे 1000-2000 से ज़्यादा शब्द नहीं होंगे। कई बार सामाजिक संरचना में चूँकि हमारे यहाँ जातियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो कई बार लोगों को उनके शारीरिक बनावट, रंग, जाति, उनकी शारीरिक कमियों या उनकी आदतों के माध्यम से भी संबोधित किया जाता है। जैसे किसी को जहरा कहना, तो किसी को जहरा कहना मतलब एक ऐसी स्त्री जो जहर की तरह बात करे। उसी तरह किसी को लंगड़ा कहकर पुकारना, किसी को करिया कह के करियाऊ कह के पुकारना, अर्थात वो रंग काला है। तो ये कहीं न कहीं जो है समाज में चूँकि ये इस तरह के भेदभाव रहे हैं तो वो भाषा में भी परिलक्षित होते हैं। मुझे उसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि पितृसत्तात्मक समाज रहा है, इसलिए स्त्रियों को उतनी आज़ादी नहीं रही है। तो हम अक्सर देखते हैं कि स्त्रियों को के संदर्भ में जब भी फ़िल्में या इस तरह की कहानियों में जब भी नायक उनसे अपने प्रेम के संदर्भ में कोई बात करता है तो अक्सर नायिका की नाक से ही वो खुश होता है और वो समझ जाता है कि उसकी ना में ही हाँ है, क्योंकि जिस समाज, जिस परिवेश में वह रह रही है वहाँ पे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो सीधे सीधे हाँ कहकर किसी प्रेम को वो स्वीकार करेगी। ठीक उसी तरह हमारे यहाँ जैसे समाज में पंगत में बिठा के खाना खिलाने की बात है, वहाँ पे भी खाने वाला जो है वो अधिक सामग्री की मांग नहीं करता, वो ना ही कहता है, लेकिन जो खिलाने वाला है वो उस सामाजिक व्याकरण से अच्छी तरह परिचित है और वो जान रहा है कि कब तक ना को हाँ समझना है और कब वास्तव में ना को ना समझना है। तो ये बहुत सारी सामाजिक स्थितियाँ हैं जो हमारे यहाँ ही देखने को मिलती हैं, किसी दूसरे समाज में या विशेष तौर पे यूरोपीय समाज में इस तरह की चीज़ें जो हैं देखने को नहीं मिलती। मैंने समाज संबोधन और उनकी सामाजिक संरचना को लेकर थोड़ी बातें आज आपसे की। निश्चित तौर पे समाज भाषा विज्ञान से जुड़े तमाम लोगों के अध्ययन अध्यापन के लिए यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है जिसमें काम की बहुत गुंजाइश है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे शोध छात्र हैं या जो सहधर्मी भाई हैं वो अगर इसमें दिलचस्पी रखेंगे तो निश्चित तौर पे ये इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।